यस। ठीक है, गुड। रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। देखते हैं। बाज़ार तो बिल्कुल आसान ही है, कुछ डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए है नहीं। बस इसी में कुछ चीज़ें, और मैं इस तरह से होता है ना कि आप लोगों का क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं दिक्कत कहाँ पे आती है। कि जैसे मैं आपसे कहा मैंने कि ये जो सपोर्ट प्राइजेस हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो सपोर्ट प्राइजेस हैं इनके नीचे क्लोजिंग मिला, तो मैंने कहा अब आपको सडन 2000 पॉइंट तो मिनिमम होता है कि जो फॉल मिलने के लिए है। तो उसमें से आप देखेंगे कि आज ही एक बड़ा फॉल आपको फिर से मिल गया 1300 पॉइंट के आसपास। और अगर लो के आसपास देखें तो लगभग 1500 पॉइंट के आसपास डे के हाई से, प्रीवियस डे क्लोज से और आज के लो तक की गिरावट। तो 1500 पॉइंट के 1500 पॉइंट के आसपास की गिरावट वो क्यों मिलता है? देखिए, जब भी मेजर सपोर्ट जो होल्ड हो रहे हैं, बार बार यहाँ से बाइंग उठाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक जोन बनाया है इन लोगों ने, ब्रेकआउट की कोशिश भी किया। तो मेजर जो रेजिस्टेंस पड़े हैं वो 43,600 है, और उसके पहले से अगर 43,200 के आसपास से ये रिवर्स किया है 100 के आसपास से, और दोबारा से ये सभी को ऊपर जो हायर टाइम फ्रेम पे जिन्होंने पोजिशनल लॉन्ग किया होगा, देखिए हम लॉन्ग तो हम लोगों ने भी किया, पैसा भी कमाया लॉन्ग करने में, एक एसएल दिया और उसके साथ फिर ट्रेंड के साथ चलते चले आए। तो देखिए प्रीवियस सेशन में कितनी प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज के सेशन में कितना लोगों ने 6-6 महीने का लोग कह रहे हैं कि कमा के रख लिया बायर्स ने। सेलर्स इतना नहीं कमा के रख पाए हैं, सेलर्स का तो सर बंधा बधाया पैसा है कि वो उतना ही मिलना है तय है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। तो वही है कि सेलर्स ने इतना है कि अगले एक हफ्ते अगर लगातार लॉस दे दिया जाए तो अब तकलीफ नहीं आएगी, और बायर्स ने अच्छा पैसा बना लिया है। कुछ ट्रेडर्स जो समझ रहे थे इस चीज़ को कि हाँ बड़ा पैनिक आ सकता है और सडन है, मैंने कहा 1-2 दिन में आएगा, वो एक दिन में ही 1500 पॉइंट आ गया। और ये सडन पैनिक जो है ना, ये पोजिशनल जो लोग ऑप्शन बायर जो पोजिशनल ट्रेड ले गए थे 15-15 20-20 लॉट, तो कई लोगों ने मैंने देखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने, वो हाई वॉल्यूम ट्रेड करते हैं, तो उनके प्रॉफिट्स अलग रहते हैं। और सभी लोग शेयर भी नहीं करते हैं इस तरह से, इनको काफ़ी समय हो गया है शेयर करते करते, तो कितना ही शेयर किया जाएगा। चलिए वो सारी चीज़ें आप लोगों की बेहतर चल रही हैं। अब जो दिक्कत आ रही है वो मैं बताऊं क्या है। दिक्कत है मीडिएबल ट्रेडर्स के लिए। मीडिएबल ट्रेडर्स से मेरा मतलब है कि वो ट्रेडर्स जो प्राइस में थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है, और मेजर टाइम मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट होल्ड हुए हैं, मतलब यहाँ पे खरीदार हर बार कोशिश करता है प्राइस को इसके ऊपर ही रखा जाए। इसके बावजूद अगर कोई सेलर इसको ब्रेक करने में सक्षम हुआ तो प्राइस एक बार रिटच करके काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। ये टेक्निकल चीज़ है। अब ये आपने पढ़ तो लिया है, चलिए ठीक है। अब मेजर ट्रेडर्स का प्रॉब्लम मैं बताऊं कहाँ पे आएगा। जो आइडेंटिफिकेशन तक तो आ गए हैं, एग्जीक्यूशन के बाद प्रॉफिट होल्डिंग में जो मैंने आप लोगों की दिक्कत देखी है ना, मैं उसको लेके कह रहा हूँ कि ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करते हैं, सही जगह एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद ट्रेड को होल्ड करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब आपका ट्रेंड क्लियर हो गया हो। अब इस पूरे ट्रेंड को एंजॉय करने के लिए एक तो मॉर्निंग पोजीशंस, देखिए विक्स इफेक्ट पे बात मैंने की है, आज भी मैं उससे रिलेटेड और चीज़ें डिस्कस करूँगा। और अगर समय रहा तो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है बॉलिंजर बैंड। आप लोग टेक्निकल्स के हटकर जो भी थोड़े बहुत इंडिकेटर्स सीखना चाहते हैं ना, तो उसमें मेजर जो 2-3 चीज़ें जो आपको हमेशा काम आने वाली हैं वो क्या है, आरएसआई और सबसे पहले मूविंग एवरेज। औसत से महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं है ना। और फिर बॉलिंजर बैंड। अगर ये 3 चीज़ें आप समझ लेते हैं तो बाकी इंडिकेटर्स, फिबोनाची को आप लोग एज अ इंडिकेटर नहीं एज अ टेक्निकल ही यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से धीरे धीरे करके। तो एज अ टूल इंडिकेटर देखिए जो आपके काम का है। औसत भाव बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण भाव होता है, तो एवरेज प्राइस बहुत काम की चीज़ है। भाव की मजबूती और कमजोरी, आरएसआई स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है वो वहाँ पर। तो भाव कितना मजबूत है या कमज़ोर है, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये टेक्निकल्स के साथ ये टूल नहीं है, ये एक उसी की पहचान भर है कि भाव अगर ऊपर जा रहा है तो मजबूती के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आरएसआई वो आपको बताता है। औसत भाव कि प्राइस ऊपर चल रहा है तो अपनी औसत खरीदारी के ऊपर है, औसत बिकवाली के नीचे है, तो डिसीजन लेने में आसानी होती है।
और उसी से जुड़ा हुआ बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड अगर समय रहा तो लूँगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। देखिए धीरे धीरे चलते हैं। अब दिक्कत पता है क्या आती है, जो बीच के समय में ट्रेडर्स है उनके साथ आएगा। क्या होगा कि मल्टीपल सपोर्ट्स देखे, पहले से तय कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अब इस बार ये प्राइस ऊपर जा रहा था, जब यहाँ पे कहीं नॉट पैटर्न बना हुआ था, देख लेते हैं, यहाँ पे ये नॉट पैटर्न बना हुआ था, फिर हम लोगों ने लॉन्ग किया और हम लोगों ने एजम्पशन किया था कि प्राइस ऊपर की तरफ कुछ टारगेट देगा। तो प्राइस ने लो ब्रेक करने से पहले कई टारगेट दिए, तो हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान कर लिया था पहले से, आपकी क्लास में भी डिस्कस किया गया होगा। अब अगर इस नॉट पैटर्न का ये जो गांठ बनी है ना भाव में, अगर इसके लो ब्रेक हुए तो बहुत बड़ी बिकवाली आएगी। आपकी क्लास में भी कहा होगा मैंने, अचानक से बिकवाली आएगी और प्राइस सडन फॉल करेगा, बहुत तेजी से गिरावट होगी। यही प्रीवियस सेशंस में भी मैंने डिस्कस किया है क्या, कि अब गिरावट तेज होगी, तो वो गिरावट का असर दिख गया। लेकिन कुछ ट्रेडर्स का क्या है, ये है कि उनको दिख गया कि गिरावट होना है, उन्होंने ट्रेड को भी ले लिया है, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम पर रहते हैं। देखिए इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहता है। भले उसको पोजिशनल आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके जो अच्छे टारगेट होंगे ना, वो अगले 12 या 14 घंटे में अचीव होंगे। मतलब कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन तो सामने से निकल गया, 2 दिन का बाजार खुले तब आपको अच्छे टारगेट अचीव होंगे। 1 दिन तो मिनिमम चाहिए कम से कम, जब आज जैसी बिकवाली हो तब कम से कम 1 दिन तो चाहिए। अभी भी बिकवाली खत्म नहीं हुई है। और एक बात और, ये जो सपोर्ट है ना, ये आखिरी सेविंग पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे नहीं रुका तो फिर और दिक्कत आनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल देखिएगा यहाँ पर एक, ये दिख पा रहे हैं, ये पूरी कैंडल बाइंग का प्राइस है। यहीं पे पूरी बाइंग अटकी हुई है पूरे प्राइस की। इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप मार्क कर दें तो ये प्राइस आ रहा है, हाई इसका मार्क कीजिए, ये प्राइस है 42,230, राउंड फिगर पकड़िए तो 42,200 और 42,150 एक जोन पकड़ लीजिएगा, और इसका लो एक बार कैच और कर लीजिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसके अंदर आएगा ना तो ही शॉर्ट बनता है, ये अपने अंदर क्लोज नहीं करने देगा 15 मिनट का कैंडल। आप एक इसका राउंड लेवल पकड़िए कि अगर इसने लोअर लेवल पे 40,000 को ब्रेक करने की कोशिश की ना, तो फिर से गिरावट आएगी और अब की बार भाव आएगा ये 39,000 पहला टारगेट होगा, 40,000 के बाद, और उसके बाद 38,000, और ये टारगेट आसानी से अचीव होंगे। अगर ये ब्रेक किया बहुत आसानी से जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गिरते हुआ जो भाव गिर रहा है ना, जो पहले से कमज़ोर है वही और कमज़ोर होगा, ध्यान रखिए। जो पहले से स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग होगा। अगर प्राइस वीक है ना तो और गिरेगा। अच्छा आप ही बताइए, आप लोग भी इतना व्यवहारिक हैं तो इतना चीज़ को समझते हैं, आपके समाज में गिराया किसको जाता है, जो पहले से गिर रहा हो। और एक बार खींचने की कोशिश की जाएगी अगर आप उठने की कोशिश करें, लेकिन आप कहीं अपने समाज के दायरे से ऊपर उठ गए तो फिर आपका कोई विरोध नहीं करता है, फिर आपकी सब हांसुरी करते हैं। उसी तरह भाव है, अब गिरने लगा है ना तो पैनिक तेज क्रिएट होता है, बिकवाली तेज होती है। प्राइस एक बार अगर निकलने की कोशिश करे, जैसे इतने समय से कर रहा था, तो कई बार इसको गिराने की कोशिश की गई। एक बार ये 43,600 निकलता ना, फिर इसको कोई नहीं रोकता, फिर ये प्राइस आसानी से अपसाइड ट्रेड करता। सिंपल, वही क्लियर पॉइंट है। अब यहां पे भाव आ गया है, अब ध्यान से समझिए। आज आप लोगों ने गैप डाउन देखा, एक एक चीज पे मैं चल रहा हूं। आज आप लोगों ने गैप डाउन देखा, और गैप डाउन में जो आप लोग 43,200 शॉर्ट करके गए थे, उसका प्रीमियम लास्ट क्लोजिंग था 54, और आप लोगों ने शॉर्ट किया था 110 के आसपास। और आपने ऑब्जर्व किया ये गैप डाउन था, प्राइस थोड़ा बहुत नीचे खुला था। ओपन होने के बाद भी ये प्रीमियम 50 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद आपने और गौर किया होगा, जब गिरावट होने लगी तो कॉल साइड के आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस के जितने भी प्रीमियम थे वो गिर ही नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं स्टक कर गए थे। उसके बाद क्या किया गया, आप लोगों ने 42,000 तक के कॉल ऑप्शन से शॉर्ट किए, और 42,000 तक के जितने भी ऑप्शन शॉर्ट किए सभी में पैसा बनाया, सभी स्ट्राइक प्राइसेस आपको प्रॉफिट देकर गए। कारण क्या है, विक्स, इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी ही तो रीजन है। अब आप एक बात बताइए,
अगर ये 40,300 बाजार है और आपको 42,000 का प्रीमियम, सोचिए 1700-1800 पॉइंट दूर है, ये 2 दिन वीकेंड में जाने वाला है, 4 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, 1800 पॉइंट दूर 42,000 का प्रीमियम अगर 128 और 125 मान लेता हूं मिल रहा है, 125, 125 प्रीमियम। ये कितना प्रीमियम होना चाहिए? आप लोग भी बाजार में बैठते रहते हैं तो आप लोगों को इतना तो अंदाजा अब रहता होगा कि 1700-1800 पॉइंट दूर और फ्राइडे गुजरा है, 4 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं, तो प्रीमियम कितना होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, अब जो लोग 42,000 की पोजीशन में बैठे हैं, 42,000 के कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके पोजीशन लिए हैं, जब तक एक बार, जब तक क्या कह रहा हूं, जब तक ये जो है ना लेवल आज का हाई नहीं निकलता है, ऐसा मत लीजिएगा। मंडे को नहीं निकले, ट्यूसडे तक जो भी प्रॉफिट्स हो बुक करके रखेंगे और हम लोग 1 फरवरी को पोजीशन अगर इवनिंग में मिलने की कोशिश किया तो लेंगे, बाकी पूरे दिन को हम लोग स्किप करेंगे ट्रेडिंग से। अप एंड डाउन ज़्यादा होने की संभावना है, वन साइडेड मूवमेंट की संभावना कम है। अब 2 चीज़ें और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक साथ ही। गिरावट 2 तरह से कराई जा सकती है। पहली तो ये जैसी आपको अभी दिख रही है, वीकली क्लोजिंग भी कर रहा है आज बाजार, वीकली कैंडल आप देखेंगे वहाँ भी आपको वीकनेस क्लियर कट दिखेगी। अब संभावना पता है क्या क्या बनती है बजट सेशन से। पहली तो ये जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि जो भी फर्दर होने के लिए होगा वो रिफ्लेक्शन प्राइस में। अब देखिए, आप मैनेजमेंट तो है नहीं, हम लोग कैबिनेट में तो नहीं बैठते हैं ना सर, ना तो आप HDFC के नतीजे आने को होते हैं, आपको पहले से पता होता है, नहीं होता है। इसी तरह से बजट आने को है तो जो कैबिनेट सदस्य हैं वही समझ पाएंगे उन चीज़ों को। तो इनसाइडर न्यूज़ कि बजट में क्या क्या है, अच्छा है बुरा है, वो आउट हो चुका है, हम लोगों के पास नहीं। हम लोगों के लिए बजट 1 फेब को आना है और बड़े लोगों के लिए आ चुका है। जो उनके काम की चीज़ें हैं वो उनको पता है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है हम लोग प्राइस में देख रहे हैं। अब 2 बातें होती हैं। पहली तो ये कि जैसे मान लेते हैं कि बजट में कुछ बहुत अच्छा ना हो, ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि कुछ बहुत बुरा हो, तो अगर उनको दिखाना है कि बजट के बाद रैली आया है तो पहले प्राइस में एक कमजोरी दिखा देंगे, पहले ही इतना गिरा देंगे कि बजट के दिन कुछ ना कुछ अपसाइड मूवमेंट मिलने की तैयारी। कम से कम अगर हाई के पास ही पहुंच गया तो भी मान लिया जाएगा कि एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट मिल गई। हो गया है गिरावट 2500-2600 पॉइंट का, तो 2500 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट हो गया तो समझ लीजिए कि एक अच्छा बजट आपने पेश कर दिया। तो एक ये तरीका कि बजट के पहले बाजार को गिरा दीजिए और बजट पेश होगा, उसके बाद वो खुद से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा अगर पहले से पैनिक है। दूसरी बात, हम लोग मेजर सपोर्ट, अभी हम लोगों ने देखा ना कि हम लोग मेजर डेली कैंडल के सपोर्ट पर खड़े हुए हैं। अब अगर बजट में कुछ ऐसा नहीं है तो क्या होगा, इस डेली कैंडल के लो भी ब्रेक होंगे और ये मंडे को ही कर देगा, मंडे या ट्यूसडे 2 ही सेशन है उसके पहले ही ये ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने के बाद फिर से यही गिरावट जो चल रही है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव, देखिए 2 सेशन अभी गिरावट हुई है। क्या कहता हूं, 3 दिन गिरावट होती है, 3 दिन अपसाइड मूवमेंट और 3 दिन कंसोलिडेशन। एवरेज जो होता है, आपने ये 3 दिन देखे थे, अब ये 2 दिन गिरावट हुई, एक ये, और कैंडल कोई बहुत बड़े नहीं बने हैं। अगर एक भी कैंडल ऐसा बन जाए ना, इन दोनों कैंडल्स के इक्वल एक, तो वहाँ पे गिरावट खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको कल के सेशंस में कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूँ। देखिए ये बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं, इसको आप किसी सिलेबस से मत कनेक्ट कीजिएगा, बहुत व्यवहारिक ज्ञान है और इसको इसी तरह से ध्यान रखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों की समझ कैसे बढ़ाई जाए। मैं इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। जैसे ये प्रीवियस सेशन में आप लोग एक गिरावट देख रहे थे, यहाँ पर देखिए इस कैंडल में गिरावट हुई, इस कैंडल में गिरावट हुई, 1 2 3, इन 3 कैंडल्स में गिरावट हुई, ठीक है। अब इन 3 कैंडल्स में गिरावट होने के बाद भी बाजार नीचे आया है, फिर गिरावट हुई, ये कैंडल में गिरावट हुई, ये कैंडल में गिरावट हुई। तो जितनी भी कैंडल्स की ये फॉर्मेशन है और उसके बाद एक कैंडल का गिरावट ये भी है। अब एक चीज़ गौर कीजिए, ये सभी स्मार्ट कैंडल डिप्लॉय किए गए हैं। स्मार्ट कैंडल का मतलब क्या है, जिसका बॉडी साइज अच्छा हो, बहुत बड़ी लेंथ ना हो, एक एवरेज लेंथ का कैंडल। देखिए कॉन्जिक्यूटिव 15 मिनट बाजार लगातार गिरा है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखें 15 मिनट, ये 42,372 का हाई है और ये लो है 42,054। अगर आप जोड़ लें तो लगभग 280 पॉइंट मान लीजिए, 280 पॉइंट्स का गिरावट है। लेकिन हुआ कैसे है, धीरे धीरे
एक 5 मिनट पहले 5 मिनट में 100 पॉइंट्स, फिर 5 मिनट में 100 पॉइंट्स, और फिर वही 100 पॉइंट्स के एवरेज अगर मान लें तो 100 पॉइंट का कैंडल है, 15 मिनट में गिरावट हुआ। एक स्मार्ट कैंडल से ना साइज अच्छा दिखता है। इसी तरह से गिरावट जब अच्छी होती है ना तो स्मार्ट गिरावट इस तरह से बेहतरीन गिरावट है। अब अचानक से एक कैंडल देखिए, ये भी है, ये 15 मिनट में 3 कैंडल्स को इन्होंने प्लॉट किया और इन्होंने एक 5 मिनट के कैंडल में ही इन तीनों कैंडल्स के इक्वल बिकवाली की है। देखिए 41,984 और लो लगा है 620। अब आप बता दीजिए इन 3 कैंडल्स का जितना गिरावट है उससे भी ज्यादा दिखता है कहीं, तो ये क्या है। अब इसके बाद क्या हुआ था कल के सेशन में, अब देखिए बाजार तो आज भी गिरा है ना। अगर यही गिरावट उनको प्रीवियस सेशन में ही कर लेनी होती तो इस कैंडल का फॉर्मेशन नहीं करते। प्राइस तो आज भी वीक रहा है तो उस दिन भी आगे गिर सकता था। अगर गिरावट होनी ही थी तो यहां भी हो सकती थी। आज गिरा है, वैसे ये 2-3 घंटा बचा था, बाजार यहीं गिर लेता सर, लेकिन क्यों नहीं गया। एक सडन पैनिक कभी भी बाजार को पसंद नहीं आता है। अब 2 कैंडल्स यहां पे बन गई, ध्यान से देखिए। अब हम लोग खड़े हैं एक मेजर सपोर्ट पे, ये है। अब ये जो सपोर्ट है ना सर, ये ब्रेक कैसे होगा। अगर ब्रेक होता है तो वो तरीका बहुत निर्भर करेगा कि आगे का ट्रेंड कैसा है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी बात करना है मुझे, काफ़ी टॉपिक है, मैं एक एक लेके चलूंगा धीरे धीरे, जितना कवर हो पाएगा उतना ही करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। अब देखिए अगर यहीं पे प्राइस रुके और उसके बाद ब्रेक करे और कैंडल्स का साइज कुछ इसी तरह हो जैसा है, अगर इन कैंडल से बड़ा कोई कैंडल यहाँ प्लॉट कर दिया गया, फिर समझिएगा गिरावट खत्म, एंड हो जाएगा। और एक सेशन और रह गया है, 2 कैंडल्स बन चुकी हैं, एक ही और प्लॉट होना है। होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है सर, हम लोग जैसा प्लान होगा वैसे करेंगे। अब एक बात क्लियर है कि अप साइड में मंडे और ट्यूसडे को जो प्रीमियम्स आप लोग 42,000 के सेल करके गए हैं, 100 से 110 की रेंज में होंगे आप लोगों के प्रीमियम्स, वो अच्छा खासा आप लोगों को गेन देकर जाएंगे। अब समझिए जहाँ पे मैं पहले था वहाँ आता हूँ, क्या कि आप लोगों ने क्या किया कि ये सपोर्ट ब्रेक हुए, यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सोचा और किया भी, लेकिन उस ट्रेड को आप थोड़े से प्रॉफिट में, जैसे आपको प्रॉफिट मिला होगा गैप डाउन के साथ भी, जो लोग बाय कर गए और उनका गैप डाउन हुआ वहाँ भी प्रॉफिट मिला होगा। अब इस प्रॉफिट के मिलने के बाद आपको लगता है इतना पैसा मिल गया है और आप जल्दी से निकल जाते हैं। क्यों? एक 2 चीज़ें यहाँ पे आपको ट्रिगर करती हैं, पता है क्या? पहली चीज़ ट्रिगर करती है आपका टारगेट। जो लोग टारगेट और रिस्क को ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको पता है कि उन्होंने यहाँ पे 60-70 पॉइंट का टारगेट रिस्क रखा था और 150 पॉइंट का टारगेट रखा था, तो उनको मिल गया है 150 पॉइंट। तो एक तो वो लोग हैं जो यहाँ पे निकल जाएंगे, जिनको रिस्क और रिवॉर्ड को जो प्ले कर रहे हैं। दूसरे वो जो ट्रेड में 60-70 पॉइंट का एसएल सोचा ही नहीं था, उन्होंने सोचा था कि अब ये गिरेगा ही गिरेगा और एसएल रखेंगे स्विंग हाई जितना भी जाए। अगर आपकी कंडीशन ये है कि आप स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रहे हैं, तो मूवमेंट को चलने दीजिए। ये आपके लिए जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं, ये 2 दिन जैकपॉट। मैं तो प्रीवियस सेशन को ट्रेड नहीं किया, मेरे लिए आज का ही सेशन था। अगर प्रीवियस सेशन भी इतना ही बेहतर कर पाता ना, तो मेरे काफ़ी कष्ट एक साथ दूर हो जाने थे। अब देखिए ये सेशन जैकपॉट है, लेकिन इन सेशंस को जैकपॉट बनाने के लिए आपको ट्रेड का होल्डिंग टाइम बढ़ाना होगा। अब होता क्या है, इस तरह का बाजार आपको होल्डिंग से ना कहलवाता है कि जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले कर रहे हैं, प्राइस जाएगा नियर बाई रेजिस्टेंस, गिर जाएगा, आपको यहाँ बुक करना है। नियर बाई रेजिस्टेंस जाएगा, शॉर्ट करना है, प्राइस को बुक करना है। नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट बुक करना है, प्राइस को बुक कर। अब ये चीज़ें क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले करा रहा है बाजार, और उसके बाद जब ट्रेंड देता है ना तो आप लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। ये दिक्कत है। इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है कैसे, पता है? यहीं पर आपके काम आता है बॉलिंजर बैंड। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को। बॉलिंजर बैंड कब काम आता है? जब आपके सामने ये परेशानी तकलीफ सामने से आ रही हो कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करना है और पोजिशनल ले जाना है, तो क्या तरीका हो सकता है, उसके काम आता है बॉलिंजर बैंड। तो पहले पूरा उसका समझ लेते हैं। देखिए मैं किसी भी बुक की एक भी लाइन को यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। मैं बॉलिंजर बैंड को उस व्यवहारिक लहजे से समझाऊंगा जैसे आप उसको यूज़ कर पाएंगे और आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि बिहाइंड द साइकोलॉजी क्या है, बनाया क्यों गया होगा,
और जैसे भी वो ट्रेड किया गया, हम लोग उन सारे टेक्निकल से दूर हो जाएंगे। देखिए, इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कितना ही इंडिकेटर इस समय आपके पास उपलब्ध है, आप कोई भी चार्ट यूज़ करते हो, कितना ही इंडिकेटर, और इंडिकेटर किया जाता है ट्रैप। इंडिकेटर वीवैप, वीवैप से बेहतर स्टॉप लॉस हंटिंग का कोई दूसरा साधन ही नहीं है इंस्टीट्यूशंस के पास। जितना पैसा इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स का वीवैप से लेते हैं, दूसरा इंडिकेटर अभी तक है ही नहीं। आरएसआई, आरएसआई से इतना एसएल हंटिंग होता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं। 20 और 50 के मूविंग एवरेज, इतना एसएल हंटिंग है, आप ट्रेड करके देखिए और प्रॉफिटेबल होकर दिखाइए। लेकिन जिस तरह से मैं एवरेज को आपको डिलीवर करता हूं, वहां से स्टॉप लॉस देकर दिखाइए जरा। 564, 564 का मूविंग एवरेज आपको बताता हूं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिखाऊंगा किसी दिन, कई लोगों को पता भी होगा। स्टॉप लॉस देकर दिखाइए वहां। इसी तरह से है बॉलिंजर बैंड। समझिए, बॉलिंजर बैंड में होता क्या है, 3 लाइन होता है। देखिए, एक होता है अपर लेंथ, एक होता है मिडिल, और एक होता है नीचे लोअर। ठीक है, ये ऊपर का लाइन है, ये मिडिल है, और ये लोअर है। अब इसमें जो बीच का लाइन है ना, ये है 20 का औसत, 20 का औसत, 20 का औसत। 20 के औसत का मतलब क्या है, 20 का मूविंग एवरेज है। अब आप किस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, तो उतने कैंडल्स का है, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं। और 20 का, मैंने कहा 20 का मूविंग एवरेज है मिडिल लाइन। मिडिल लाइन अगर 20 का मूविंग एवरेज है, इसका मतलब क्या है, पिछले 20 कैंडल्स, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम 1 घंटे का एक कैंडल, और 20 कैंडल, पिछले 20 घंटे के भाव का जो भी औसत आया होगा ना उतार चढ़ाव का, वो ये मिडिल लाइन निकाल कर दे रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम लगाए हैं तो एक दिन का एक कैंडल है, तो पिछले 20 दिन का औसत जो है वो निकाल के देगा ये मिडिल लाइन। ठीक है, इसी तरह अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो मिडिल लाइन क्या निकाल के देगा, पिछले 20 हफ्ते की खरीदारी बिकवाली का औसत निकाल के देगा। ठीक है, अगर आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है, तो पिछले 5-5 मिनट के 20 कैंडल्स, मतलब 1 घंटा 40 मिनट का लगभग समय, जो भी पिछला ट्रेड किया है 1 आवर एंड 40 मिनट्स, पिछले 1 घंटे 40 मिनट के सेशन का औसत भाव निकाल के आपको देगा। कौन सा, ये मिडिल लाइन। जो भी टाइम फ्रेम है उसके अनुसार पिछले प्रीवियस 20 कैंडल्स का एवरेज लाइन है बीच का मिडिल लाइन। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं इस मिडिल लाइन को 20 का मूविंग एवरेज मान के चलूं, तो मैं आपको एक यहाँ पे बात बताता हूँ। जैसे मैं कई बार इसी तरह से एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूशंस के हाथ का पैसा आपके हाथ में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इंस्टीट्यूशन से जुड़ना है ना, तो पहले वो सोच अपने पास रखिए कि उनके पास और आपके पास पैसे में फ़र्क कितना है। अगर पैसे को इक्वल कर दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप समझ जाएंगे क्या, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1000 CR, 1000 करोड़ की खरीदारी कीजिए, 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, खरीदारी कीजिए, तो आपका क्या होगा। मान लेते हैं 22 ट्रेडिंग सेशंस, 22 दिन आपको बाजार खुला मिलेगा महीने में, और आपने 1000 करोड़ डालना है, तो आप, हो सकता है आप बिल्कुल सिंपल तरीके से खरीदारी करें और आप सोचें कि अगर 22 सेशंस में 1000 डालना है, तो इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। मान लेते हैं 20 दिन बाजार खुला है, तो इस तरह से कर देंगे कि डेली का डालना है मुझे 50 CR, 50,000 रोज की खरीदारी करनी है। अगर 20 दिन बाजार खुला है तो 50 CR की रोज खरीदारी करनी है, तो समझ लीजिए ये 1000 करोड़ आप डाल देंगे। 1000 करोड़ की खरीदारी एक बार में तो करेंगे नहीं। अब इसी बात को लेकर ये क्या हुआ, एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपका, एवरेज इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 20 दिन में रोज 50-50 CR डाल रहे हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पिछले 20 दिन का औसत निकाला जाए, तो आपका ये दिख जाएगा ना प्राइस में, जो भी प्राइस उतार चढ़ाव कर रहा होगा, तो वो तो मिडिल लाइन बता देगा कि आपका औसत भाव क्या आ रहा है। रोज 50-50 करोड़ की आप खरीदारी करें और 20 दिन बाद बता देगा कि बीच का आपके पिछले 20 दिन की खरीदारी का औसत भाव क्या है। मान लेते हैं 100 रुपए की खरीदारी से आपने शुरुआत की, रोज 50-50 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, एवरेज प्राइस आपका बता देगा मिडिल लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बना देता हूँ। पहले आपने सोच तो लिया था कि 20 डेज है मेरे पास और पैसा मुझे डालना है डेली 50 CR। ठीक है, ये आपके पास एक कंडीशन आपने बना के रखी है और आपने ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपका, मान लेते हैं, प्लान की तरह है।
इसी बीच में अचानक से आपके पास आपके फंडामेंटल जो आपका है इंस्टीट्यूशन में, वो आपको आके कहता है कि इस पर्टिकुलर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना, ये पैसा आखिरी के 10 दिनों में आपको 1,000 करोड़ और दिया जाएगा। 1,000 करोड़ की खरीदारी आखिरी के 10 दिनों में और करनी होगी, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छा है और रिजल्ट्स का इनसाइडर आ चुका हो। उसके बाद वो कहेंगे कि एक डिमांड आने को है, इस पैसे को जल्दी इन्वेस्ट करो। तो आप क्या करेंगे बताइए? अब आप सोचेंगे कि ये 1,000 करोड़ मुझे आगे के सेशंस में डालना है, तो अब इस 50 करोड़ को की जगह आप दिन का 100, 150 या 200 करोड़ की खरीदारी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कंपल्सन है, मजबूरी है, किस बात की? ज़्यादा खरीदारी की। किस चीज़ से? जो आप पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा। पहले 50 करोड़ की कर रहे थे, अब आपको 100 या 200 करोड़ की खरीदारी करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका डिपार्टमेंट और डिप्लॉय करना चाहता है, पैसा और डालना चाहता है पर्टिकुलर स्टॉक में। आज आपने देखा है टीसी आज भी पॉजिटिव था, तो पैसा और पड़ना चाहता है। क्या किया जाएगा इस कंडीशन में? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। आपका एवरेज प्राइस, रोज आप 50-50 करोड़ डाल रहे हैं ना, तो आपका जो भी भाव रहेगा ना, तो जो अपर विड्थ और लोअर विड्थ, इसके बीच में ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही आपका प्राइस चल रहा होगा, मिडिल लाइन के आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह से चलता रहेगा। अब जैसे ही आप 50 की जगह 150 करोड़ की खरीदारी करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब हुआ, जो पैसा आप 3 दिन में डालने वाले थे, 50-50 करोड़ करके डालते 50-50 सीआर, तो 3 दिन में डाल पाते 150 सीआर। वो पैसा अगर आप एक दिन में डालेंगे तो प्राइस कहां जाएगा? ध्यान से सुनिए। तो प्राइस पहुंचेगा अपर विड्थ के पास। अपर विड्थ का मतलब क्या है? जो ऊपर का लाइन है ना, बॉलिंजर बैंड, ये है 20+2, इसको लिखते हैं 20+2, ठीक है। 20+2 का मतलब क्या है कि 20 दिन का औसत, और अचानक से कोई इतना पैसा डाल दिया गया हो जिसकी प्लानिंग अगले 2 दिन के औसत भाव तक की गई हो। ये 22 का एवरेज नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये 22 का एवरेज नहीं है, ये 20 के औसत के बाद उसके ऊपर अगर 2 दिन का पैसा और जोड़ दिया जाए औसत भाव से, 20 के औसत भाव के ऊपर अब 2 दिन खरीदारी और उतना ही औसत भाव पे कर दी जाए, तब ये प्राइस क्या करेगा? इस 22 के पास पहुंचेगा। 20+2 है, नीचे 20-2 है। इसी तरह लोअर विड्थ क्या है? 20-2। या तो आप अगले 2 दिन में जितनी बिकवाली करना चाहते हैं वो एक ही दिन में कर दें, या फिर आप जो औसत भाव पे खरीदारी करते हुए 20 पे चल रहे हैं ना, उसकी अगली 2 दिन की खरीदारी एक ही दिन में कर दें। तो प्राइस कहाँ पहुंचता है? या तो अगर खरीदारी की जाएगी तो अपर विड्थ के पास, और बिकवाली की जाएगी तो लोअर विड्थ के पास। अब सोचिए, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन क्या होगी जब प्राइस इसकी अपर विड्थ को भी क्रॉस कर दे। अब पता है क्या माना जाएगा? अब आपके पास इंस्टीट्यूशंस के सामने बहुत बड़ी कोई मजबूरी आई होगी कि उन्होंने इस 20+2 से भी ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। मतलब 50 करोड़ की आप खरीदारी कर रहे थे और 150 करोड़ तक कर रहे हैं, तब तक तो भाव यहाँ पहुँचा है। अब अगर आपको 200 या 250 करोड़ की खरीदारी करनी पड़ जाए, मतलब अब आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में वो सिचुएशन बना दी गई है आपके लिए, आपके मैनेजमेंट के द्वारा या किसी के द्वारा, या फिर आपका इस तरह का कोई ट्रेड प्लान रहा हो, जो भी हो, कि अब आप उतना पैसा डाल रहे हैं जितना आप पिछले 1 दिन या 2 दिन पहले जितना डाल रहे थे उससे 4 या 5 गुना। अगर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन आपको खरीदारी या बिकवाली करते हुए दिखता है ना, तो वो एक दिन नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि 1,000 सीआर आगे के लिए रख दिया गया। अब 200 करोड़ आप 5 दिन में डाल के 1,000 करोड़ फुर्सत हो पाएंगे, तब तक वो 1,000 सीआर आपको और देगा। अगले 5 दिन आपको ये डालना है, तो ये खरीदारी एक दिन नहीं चलेगी। अब ये हफ्ते 2 हफ्ते चलने वाली, हफ्ते 2 हफ्ते भी ना चले तो 2 या 3 दिन तो मिनिमम चलने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं पहले बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, और फिर उसके बाद बॉलिंजर बैंड के अपर और लोअर विड्थ को ब्रेक कर देना। जैसे अगर कोई प्राइस, अब मैं यहां पे बॉलिंजर बैंड को लगाता हूं, देखिए
ये है मिडिल लाइन जो देख रहे हैं, ये है मिडिल, ये अपर और ये लो। ये देखिए 20 और 2 लिखा है ना यहाँ पर, तो इसको इसी तरह से समझिएगा। कोई किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ज्ञान लेने का ज़रूरत आप लोगों को नहीं। जितना आप कोशिश करेंगे, मैं बहुत समय रहते बहुत पहले सब कुछ करके देख चुका हूँ, और जो चीज़ें जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह ट्रेड कीजिएगा। आप इंट्राडे में इक्विटी में अगर आप लोगों ने स्मॉल कैप और मिड कैप्स के स्टॉक में इस बॉलिंजर बैंड को इसी तरह से अगर यूज़ करना सीख लिया, आप इंट्राडे में 15 to 16 कभी कभी 20% तक रिटर्न बुक करेंगे एज अ इंट्राडे। इक्विटी में बात कर रहा हूँ। हाँ, वॉलेटाइल होगा, जैसे अभी का बाजार वॉलेटाइल है, गिरावट कितनी तेज मिल रही है, इसी तरह अप साइड भी इसी तरह मिलता है। तो आपको क्या होगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस भी 4-5% का जाना होगा, लेकिन 15%, 8-10% इंट्राडे बुक कर रहे होंगे ऑन इक्विटी। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होगा, एग्जीक्यूशन उतनी तेज चाहिए होगा। जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि क्या होगा कि जो चीज़ें आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ कर पा रहे हैं कि आप ट्रेड ले रहे हैं फिर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यही आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है कि आपको समझना होगा कि आपने किस समय पर किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया। अवली टाइम फ्रेम पर लिया है ना, तो कम से कम 1000 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप बैंक निफ्टी में बैठे हैं तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए इतना। तो फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए, बैठिए फ्यूचर शॉर्ट कीजिए, बहुत बेहतरीन हैज होता है फ्यूचर, किसी दिन बताऊंगा समय लेकर। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जब तक प्राइस में 20 के पास 20 मूविंग एवरेज मिडिल लाइन हुआ, तो 20 पिछली 20 कैंडल्स के औसत के 2 दिन के एक्स्ट्रा पैसा पड़े तो यहाँ तक जाएगा, 2 दिन से ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाए तो यहाँ तक जाएगा। तो प्राइस इसी जोन में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। तो अपर लाइन के जब तक ऊपर ना निकले, तो ये अपर लाइन है रेजिस्टेंस की तरह और लोअर लाइन है सपोर्ट की तरह, और बीच का लाइन है एवरेज प्राइस। बात समझ में आ गई कि यहां से चला तो यहां तक जाएगा, यहां से गिरा तो यहां तक आएगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मिडिल लाइन एवरेज प्राइस, ध्यान से समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन कभी भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो क्या करता है, रैली देता है। सपोर्ट को ब्रेक करता है तो क्या करता है, गिरता है। उसी तरह एक बार भी अगर ये बॉलिंजर बैंड के अपर या लोअर विड्थ को ब्रेक कर दे, तो समझ लीजिए अब ह्यूज डिमांड या ह्यूज पैनिक का टाइम आ गया है। क्या कह रहा हूं, अचानक से बहुत बड़ी डिमांड और अचानक से बहुत बड़ा सेल ऑफ कहां आएगा, वो बॉलिंजर बैंड आपको पहले ही बताएगा। अब ये समय है बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज होने का, छोटा हो जाने का। देखिए, स्क्वीज होने से सीधा सा मतलब है कि जोन का नैरो हो जाना, बहुत महीन हो जाना, भाव का बहुत छोटे से दायरे में रह जाना और वहीं ट्रेड करते रह जाना। यहाँ पे क्या है देखिए, बॉलिंजर बैंड जो है इस तरह से छोटा हो गया है। कितनी छोटा ये जोन है, ये बॉलिंजर बैंड छोटा हो गया है, तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। ये प्राइस को एक रेंज में रख दिया गया है, और जैसे ही इस रेंज से निकला ना, और बॉलिंजर बैंड का नीचे का जो लेवल था, ये बैंड लोअर वेट, ये ब्रेक कर दिया। देखिए, इस एक कैंडल का क्लोजिंग मिला है इसके नीचे। अब प्राइस आएगा, रुकेगा, फिर गिरेगा, और देखिए इसी बैंड के साथ ही गिरते हुए आगे बढ़ेगा। जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा इसी तरह गिरता रहेगा, जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा। जब स्विंग हाई ब्रेक हो तो समझिएगा कुछ होगा। और अब एक बार पैनिक आया, अब 20 के पास जाएगा, फिर गिरेगा। एक बार अगर सडन पैनिक आ गया है ना, तो 20 के पास जाके फिर गिरेगा। एक बार में तो ब्रेक करने से रहा, किसी भी कंडीशन में नहीं करता। फिर से एक निर्मला कैंडल बना दीजिए तो बात अलग है। कोविड के बाद का अगर कुछ ऐसा बजट दिखे, या फिर नरसिम्हा राव के समय 1991 अगर वो कुछ इस तरह का बजट दिखता है तो बात अलग है, बाकी कंडीशन कुछ नहीं। तो क्या है इस तरह का भाव, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। बॉलिंजर बैंड को यूज करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप समझ गए कि बीच का लाइन है 20 का मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 20, अगर आवरली टाइम फ्रेम है तो पिछले 20 घंटे की खरीदारी बिकवाली का औसत ही है। जैसे ही इसके नीचे आया तो समझ लेंगे पिछले 20 घंटे की खरीदारी और बिकवाली के जो औसत भाव है उसके ऊपर प्राइस चल रहा था, अब उसके नीचे आ गया है। तो पिछले 20 घंटे में जो भी खरीदारी बिकवाली हुई है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी भाव दिखाता हुआ दिखे। उसके बाद नीचे आने का मतलब यही हुआ ना कि कमजोरी दिखाता हुआ दिख रहा है, और अचानक से उसने एकदम से ब्रेक किया है नीचे का। पहले तो वो 20 के नीचे आया, फिर सडन सेलिंग की शुरुआत, अब प्राइस गिरते हुए नीचे जाएगा। यही समय है, यही होल्ड किया जा सकता है। अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं तो जो मैंने आपकी शुरुआत में बात बताई क्या कि आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे होल्ड करा देता है।
अब अगर आप देख लेंगे ना एक बार, ये इंडिकेटर की तरह ही काम करेगा कि 20+2 या 20-2, 2 दिन के एक्स्ट्रा पैसा ना तो डाला जाए ना निकाला जाए, तब तक तो बाजार एक जोन में चलेगा। 1-2% का मूव, वही आधा परसेंट, 1.25%, 1% मैक्सिमम, इस तरह के मूव मिलते रहेंगे। और अचानक से किसी दिन कुछ ऐसा हुआ ना, तो आवरली और डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करेगा। बॉलिंजर बैंड जैसे ही अप एंड डाउन किधर भी निकलने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए ब्रेक होने के बाद फिर मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिधर इधर देखिए नीचे की तरफ निकला है तो तेजी से बाजार गिरा, अगर ऊपर निकलता तो तेजी से जाता। अब ये बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना क्या है, ये चीज क्या है, देखिए यहां भी देखिए, ये चीज हर जगह आपको दिखेगा, एक जगह की बात ही नहीं है। ये रिटेस्ट किया एक बार, देखिए इसके नीचे आने लगा, अब इसी के साथ भाव चलते चलते यहां तक गिरावट की, ठीक है। अब इसी तरह हमेशा ही, लेकिन यहां पे अब गौर करने वाली बात पता है क्या रहेगी, ये रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, ये रहने वाली है कि जैसे इस ब्रेकडाउन से पहले बॉलिंजर बैंड के बाहर नीचे की तरफ प्राइस निकलने से पहले प्रीवियस प्राइस एक्शन कैसा रहा है। क्या कह रहा हूं, फिर से सुनिए, कि अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, कुछ भी हो, बॉलिंजर बैंड का अपर या लोअर जो भी निकलेगा भाव, फिर तेजी से चलता है। बता दिया मैंने आपको, इसको 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप 10 बार लेंगे तो 6 बार या 7 बार, मतलब 60-70% एक्यूरेट ट्रेड यहां से मिलेगा। आप सोचिए 10 में 10 बार सही होंगे, नहीं होंगे। अगर आपको इस एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी को और इन्हेंस करना है तो क्या करना होगा, आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन पे जाना होगा। अब देखिए, एक एक बात को बहुत गौर करते हुए ध्यान से आगे चलिए। मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को प्लॉट किया है, आपके सामने है। अब मैं इसको ज़रा यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आप प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो आपके पूरे चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर नहीं रहना चाहिए। अब आपको प्राइस एक्शन क्लियर दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को दोबारा से ले आता हूँ, अब आप प्राइस एक्शन को देख ही नहीं रहे हैं, आप किसी इंडिकेटर के भरोसे हो गए हैं कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपको हर बार बाई करने का मन करने वाला है, 20 के नीचे हर बार शॉर्ट करने का मन करने वाला है। जैसे ही यहां पहुंचेगा आपको सिर्फ टारगेट दिखाई देगा कि नियर बाई अपर विड्थ, तो 2 दिन एक्स्ट्रा पैसा पड़ चुका है, 2 घंटे एक्स्ट्रा पैसा पड़ चुका है, तो जो भी है आप वहां बुक करने का सोचेंगे। नीचे आया, आप बुक करने का सोचेंगे। तो ये क्या है, बेशक जब ब्रेक करता है तो अच्छा पैसा देता है, और जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तो सिर्फ आपके उस साइकोलॉजिकल वीक कर रहा है, और आपको सही प्राइस, अब प्राइस तो देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का ये पूरा बीच में आ गया है, अब आपको प्राइस दिख ही नहीं रहा है। प्राइस कब दिख रहा है, प्राइस अब दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है ना कि प्राइस यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, ये हायर लेवल लगे हुए थे ब्रेकआउट से पहले, ये फॉल कर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, एम पैटर्न में गिर पड़ा। ये प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। बॉलिंजर बैंड में प्राइस देख पा रहे हैं क्या, या तो आपकी निगाह सर इतनी महीन हो कि आप प्राइस एक्शन को, बॉलिंजर बैंड को आप लगा के रखें फिर भी देख लें। तो क्या है, इंडिकेटर को जब भी यूज़ कीजिए इसी तरह कीजिए कि एक बार आपने देख लिया ना कि अपर विड्थ कहाँ पर है, लोअर विड्थ कहाँ पर है, एवरेज क्या आ रहा है, इसको यहाँ पे हिडन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। प्राइस पे नज़र रहनी चाहिए, आपको चार्ट देखना है बिल्कुल प्लेन। पहली चीज़, चार्ट बिल्कुल प्लेन देखना है, एक भी इंडिकेटर किसी भी चार्ट पे नहीं लगा के रखना है शुरुआत से। अगर आप मूविंग एवरेज भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए और देख लीजिए कि प्राइस क्या आ रहा है औसत, और औसत को लिख कर रख लीजिए और मूविंग एवरेज को हटा दीजिए चार्ट से। आरएसआई यूज़ कर रहे हैं, एक बार स्ट्रेंथ देख लिया है, आरएसआई को हिडन कर दीजिए या फिर हटा दीजिए। चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे, प्राइस एक्शन पे जितनी निर्भरता बढ़ाएंगे और इंडिकेटर से दूर जाएंगे। ये इंडिकेटर किस लिए हैं, मैं तो इस इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता, फिर भी आज पूरा मूवमेंट कैप्चर किया है। इंडिकेटर है आपके शुरुआती समय में, जैसा मैंने पहले कहा कि आप यहाँ पे आपने ब्रेकडाउन तो देख लिया, शॉर्ट भी कर लिया, होल्ड नहीं कर पाए, उस समय आपकी इंडिकेटर थोड़ा आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्या करेगा वो आपको बताएगा, देखिए मैं बॉलिंजर बैंड को लोअर लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज किया हूं, अब आप मुझे सेल मत कीजिएगा, मैं और गिरूंगा। वो आपसे ये बात कह देगा, तो अब आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस आएगा ट्रेड को होल्ड करने का, जो और रह जाता था ना वो चीज बढ़ जाएगी बस।
प्राइस एक्शन को तो प्राइस एक्शन से ही कैच करना है। इंडिकेटर है आपका सहारा। लाठी क्या होती है? बुजुर्ग का सहारा होती है। जब आप ना चल पाए तो बेहतर है, और आप जवान हैं, दौड़ लेते हैं, फिर लाठी की क्या जरूरत है? अभी शुरुआत है। जो लोग ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, इंडिकेटर महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत ये बॉलिंजर बैंड ब्रेक करेगा नहीं करेगा, 20 का औसत क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत देख रहे हैं, चलिए ठीक है। और जैसे जैसे आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होता जाए, हटाते जाइए इंडिकेटर्स को, किसी काम के नहीं। सहारे से कहाँ तक जा पाएंगे चल के, बताइए? दौड़ लेंगे क्या? लाठी के सहारे दौड़ लेंगे अगर नहीं चल पाते? चल ही पाएंगे सर। दौड़ कैसे पाएंगे? 5 मिनट के या 2 मिनट के, एक मिनट के टाइम फ्रेम को लोग ट्रेड करते हैं, कैसे कर लेते हैं? वो सिर्फ प्राइस एक्शन से संभव है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जैसे जैसे एक पहले डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये स्ट्रांग कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आप एक मिनट के भाव को पकड़ लेंगे कि अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है। और अगर आप इंडिकेटर के भरोसे हो गए ना, मैं इंडिकेटर बताता हूं तो उसके पीछे की जितनी आप गलतियां करेंगे पहले बता देता हूं। क्यों? आप अभी क्लास में हैं, क्लास करते रहेंगे, तो अगर आप यहां से जाने के बाद इंडिकेटर के भरोसे लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख रहे हैं, आप खाक कुछ नहीं देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ आप प्राइस एक्शन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्राइस एक्शन पर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंट्राडे लाइव मार्केट में बैठना है। लगा लिया है बॉलिंजर बैंड, आपको स्टॉक्स चेक करना है, एनालिसिस करना है, खूब कीजिए, देखते रहिए। लेकिन जैसे ही प्राइस एक्शन पे लौट के आइए बैंक निफ्टी पे के चार्ट पर, सारे इंडिकेटर्स को हटा दीजिए। प्रैक्टिस के टाइम पर प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट दिखना चाहिए। वॉल्यूम्स तक ना रहे वो भी बेहतर है। भाई प्राइस के लिए क्या जरूरी है? उसकी स्ट्रांगनेस, चल कैसे रहा है, वेट कितना रखा है रिटेलर की खरीदारी बिकवाली का, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ, और पैनिक है कि कितना मूवमेंट है, वो सारी चीजें जरूरी, वो आपको ऐसे ही प्राइस एक्शन में दिख जाता है। फिर से कह रहा हूं, बॉलिंजर बैंड ये सिर्फ उनके लिए है जिनको शुरुआती समय में है, या फिर आपको अगर इस इंडिकेटर पे प्रैक्टिस करना है तो इक्विटी में जाके खूब कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, और वहां पे कीजिए। लेकिन जब भी चार्ट्स में प्राइस एक्शन को देखिए, इंडिकेटर को हटा दीजिए। ट्रेड में एंटर कर लिया है, भले बॉलिंजर बैंड को देखकर आपने एंट्री की हो, लेकिन जब आप प्राइस को देख रहे हो, कई लोगों का दिक्कत क्या होता है पता है? ट्रेड को लिया है और फिर पोजीशंस को खोल कर बैठे हैं। क्या काम आने वाला है आपके पोजीशंस, बताइए? पैसा कुछ सीखने को देता है क्या? कमाएंगे नहीं कमाएंगे? अगर सही ट्रेड होगा तो वैसे ही बुक कर लेंगे, गलत होगा तो लॉस बुक कर लेंगे। और अगर आप पैसा ऊपर नीचे होता हुआ देख रहे हैं ना, तो कभी ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। और चलिए अभी तो आप लोगों के पास काफ़ी मान लेते हैं ठीक ही है कि कम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, 30-35 लॉट। तो 30-35 लॉट का कितना ही अप एंड डाउन होगा सर? अब सोचिए जिस दिन आप 100, 150, 200 लॉट ट्रेड करेंगे, फिर आप क्या पोजीशंस को ओपन करके बैठेंगे जब आपका एक मिनट में 25-30 हज़ार 40 हज़ार अप एंड डाउन कर रहा होगा? तो चार्ट पे रहिए, पोजीशंस को लीजिए, चार्ट देखिए। पोजीशंस को नहीं, पीएनएल को नहीं शो करना है आपको। कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा सर। यही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एक बार एग्जीक्यूशन कर लिया, चार्ट को देखिए, पोजीशंस पे मत बैठिए वहाँ ओपन करके। एसएल डिसाइड कर लिया है ना, जब लगेगा चार्ट पे दिखेगा प्राइस, एग्जिट कर दीजिएगा। तो ये चीज़ें बहुत, इनको गौर से सुनिए। ट्रेड कर रहे हैं फिर भी आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रैक्टिस बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, जब आपका पैसा इंट्रोड्यूस है ना बाजार में, तो अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और माइंड सेट कैसे स्ट्रांग होगा? उस पैसे को मत देखिए, जिस एनालिसिस पे आपने कोई भी एंट्री की है वो उस पर बिलीव कीजिए आकर कि जिस भाव को मैंने देखा था अगर वो सही है तो उसी भाव को और देखूं। अगर वो सही है तो सही चलता कैसे है, जैसे मैंने सोचा है वैसे ही रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आपने ट्रेड लेने तक तो भाव देख लिया है, और लेने के बाद आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि कैसे जैसे आपने एनालिसिस किया वैसे ही जा रहा है कि नहीं। मैं कह देता हूँ 1 घंटे में प्राइस गिरेगा, 1 दिन में सडन गिरावट आने वाली है, कैसे कह देता हूँ? प्रीवियस सेशंस काफ़ी ट्रेड किए हुए हैं इस तरह से। अब पता है सारी चीज़ें कि कब पैनिक तेज है, कब आपको रेंज बाउंड मार्केट है। जितने दिन रेंज बाउंड रहा है ये बाजार, कितना हम लोग परेशान हुए सर। और जितना भी परेशान हुए, क्या लॉसेस ले लिए? क्या इस पूरे बाजार में लॉसेस ले लिए? क्या नहीं लिए। बस ये है, प्रॉफिट नहीं ले रहे थे। जैसे प्रॉफिट अभी ले रहे हैं ऐसे प्रॉफिट नहीं ले रहे थे। प्रॉफिट छोटे ले रहे थे, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, जो भी मिल रहा है ले रहे हैं। 50 नहीं मिल रहा है, 25-30 मिल रहा है, लॉस तो नहीं देना है ना। कई ऑप्शन बायर इस पूरे जोन में खत्म हो गए हैं सर। उनका देखिए, एक ये जोन है
जो वो ऑप्शन बायर हैं जो बड़े क्वांटिटी को लिया और ऐसा लगाते ही नहीं है सर, कि जब तक बड़ा मूवमेंट 1000-2000 पॉइंट का नहीं मिलेगा नहीं लगाएंगे, तो उनका कैपिटल यहाँ साफ होता है। और फिर वो बायर जो सिर्फ वन साइडेड प्ले करते हैं उनका कैपिटल यहाँ साफ होता है कि एक बार लॉन्ग कर लिया है, अब अकड़ है सर कि एसएल नहीं काटेंगे, ऑप्शन बाई कर लिया है एसएल नहीं काटेंगे, अपना पैसा डुबाएंगे सर, किसी दूसरे का कुछ ले जाएंगे। कुछ तो उनसे भी तगड़े हैं, वो एवरेज और करेंगे। उनको लगता है कि गिरेगा, और देख रहे हैं कई दिनों से गिरता है तो उठ जरूर जाता है, गिरता है तो उठ जरूर जाता है। वो टेक्निकल नहीं देख रहे हैं कि लोअर लेवल 7-8 बार जहां रुक चुका है उसी को ब्रेक कर गया। वो क्या देख रहे हैं कि गिरता है तो थोड़ा ऊपर जरूर आता है, तो वो एवरेज करते जा रहे हैं। अब ये जो एवरेज का प्रॉब्लम है ये पूरा कैपिटल ले डूबता है। कितने ही मैसेज जो नए ट्रेडर्स आते हैं ना, कई लोग आप लोगों में से सर बिल्कुल जीरो होकर आते हैं। कई लोग जो शुरुआत में आते हैं बिल्कुल एक जगह कहीं ना कहीं जीरो होकर आते हैं। कई तो ऐसे होते हैं पहले जीरो होकर आते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो यहाँ तो सीखना पड़ेगा, 2-4 दिन कोशिश करते हैं, फिर एक बार जीरो होने जाते हैं, फिर समझते हैं नहीं वही ठीक था। तो ये गलतियां हैं, गंवा लीजिए सर। पैसा गंवाना कोई बुरी बात नहीं है शुरुआती समय में, कई लोग गंवाते हैं। मैंने, कौन ऐसा है, ट्रेडिंग एक जर्नी की तरह है, शुरुआत में कमाया नहीं तो कमाएंगे तो खुशी नहीं है। तो लेकिन उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस पे जब भी प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं बहुत ध्यान से बॉलिंजर बैंड को लगाकर एक बार देख लीजिए, आरएसआई को लगाकर एक बार देख लीजिए, मूविंग एवरेज को लगाकर एक बार देख लीजिए। फिर चार्ट को देखना क्लीन है, प्राइस एक्शन शो करना चाहिए, भाव का उतार चढ़ाव दिखना चाहिए आपको, और कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप एवरेज पे बाई करेंगे, यहाँ बुक कर लेंगे, अब प्राइस का और ऊपर जाने का मन है, यहाँ क्लीन चार्ट में कुछ दिखता है कि हम लोग वेट करते हैं कि कुछ ब्रेक कर दे, कुछ ब्रेक कर दे। प्राइस का ब्रेक वेट कर रहे हैं, इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना। मैं एग्जांपल भी देता हूँ, इंडिकेटर करता है इंडिकेट। अब सोचिए इंडिकेट कैसे किया जाता है, मैं एग्जांपल कैसे देता हूँ कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं सर, और आपके घर से एक गली जाता है और फिर वो आगे मुड़ जाता है। अब आप कई समय तक इंतजार करते रहे, फिर आप बैठ गए आकर घर के सामने, दरवाजे के सामने, और अपने बच्चे को खड़ा कर दिया है उस मोड़ पर कि आते हुए दिखें तो बताइएगा। अब सोचिए उसको आता हुआ दिखेंगे, और तब तक हो सकता है आप अंदर चले गए, एक गिलास पानी लेने चले गए सर। अब वो आपको आवाज देता रहेगा, आप सुन पाए नहीं सुन पाए, तब तक वो आपके दरवाजे आ जाएंगे। तो ये क्या है, जो मिडिल में आपका बच्चा था ना, ये इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करेगा कि उसको देखेगा, फिर वो आपको बताएगा। आप थर्ड पार्टी हैं, आप सीधा जाके देखेंगे, आपकी पहली निगाह वहां पड़ेगी। इसी तरह प्राइस शॉर्ट बनेगा तो प्राइजेक्शन ट्रेडर को सबसे पहले शॉर्ट पता लगेगा कि बन गया है, इंडिकेटर बाद में इंडिकेट करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शॉर्ट बनेगा, प्राइजेक्शन सबसे पहले बताएगा कि शॉर्ट बन गया है, ठीक है। और जो प्राइजेक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत बेहतर। अब समझिए, मैंने कहा प्रीवियस प्राइस एक्शन, ठीक है। अब ये प्रीवियस प्राइस एक्शन में क्या महत्वपूर्ण है, वही जो मैंने पहली चीज बताई, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना। इस टर्मिनोलॉजी में पूरा एक चीज जरूरी है, स्क्वीज को आप छोड़ भी देते हैं ना तो एक चीज ध्यान रखिए, प्राइस का छोटा हो जाना। कि अगर किसी भी बड़े मूवमेंट से पहले, अप साइड हो, ये लोअर साइड हो, ये मूवमेंट है, किसी भी बड़े मूवमेंट से पहले, यहां पे देखिएगा, मैं आपको कोई भी मूवमेंट दिखाऊंगा, ये मूवमेंट है, यहाँ पे ये मूवमेंट है। इस पूरे मूवमेंट में एक चीज बहुत जरूरी आपको देखने वाली है, वो क्या है, कंसोलिडेशन। कि प्राइस जब भी चलने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ठहरेगा, गिरावट में तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े सपोर्ट के पास आ गया है, जैसे ये एक बड़ा सपोर्ट था, अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने में कितना समय गया, बायर ने कितना परेशान किया सर, कितनी बार तो ये लगा कि ये बाइंग में ही निकल जाना है, यहाँ पे बनाया भी पैटर्न, उसके बाद भी बायर बहुत स्ट्रांग था। जितने स्ट्रांग बायर को काटेगा प्राइस को उतना छोटा होना पड़ जाएगा। देखिए ये प्राइस देखिए, यहाँ पे ये प्राइस देखिए, इस सेशन का ये प्राइस देखिए, इस सेशन का ये प्राइस देखिए, एक जोन में ही बाजार ट्रेड कर रहा था। ये कंसोलिडेशन था जिसने इस पैनिक को इतना बड़ा बना दिया। अचानक से यहां गिरता ना तो इतनी बड़ी गिरावट आती, लेकिन धीरे धीरे आती, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं, कंसोलिडेशन, यही स्क्वीज हो जाना है। बॉलिंजर बैंड कब छोटा होगा बताइए, जब 20 दिन के औसत पे खरीदारी की जा रही हो, और उतनी ही खरीदारी की जा रही हो, ना तो भाव 20 के 20+2 के ऊपर निकल पाए, ना 20+2 के नीचे, इसी 20 एवरेज के पास बना रहे, और ये 20 का एवरेज भी ना तो नीचे की तरफ घुमाव करे ना तो ऊपर की तरफ। एवरेज नीचे गिर रहा है मतलब औसत खरीदारी का भाव नीचे जा रहा है, मतलब बिकवाल बिकवाली कर रहे हैं। अगर एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, मिडिल लाइन
अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब खरीदार खरीदारी कर रहे हैं और औसत भाव ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसी समय अगर ये मिडिल लाइन स्ट्रेट हो जाए, देखिए आइडियल कंडीशन स्ट्रेट होना कभी नहीं होगी कि सीधी बिल्कुल एक आपको क्षैतिज रेखा मिल गई, नहीं, इस तरह से होगी कि थोड़ा बहुत और दिखेगा, आप एक अंदाजा लगा देंगे कि हाँ बाजार एक जोन में ही है, इस तरह से। तो मिडिल लाइन अगर आपको लगभग लगभग इक्वल टू स्ट्रेट मिलता है, एक समांतर रेखा की तरह कि तीनों कंडीशंस आपको मैं बताऊं, बॉलिंजर बैंड तो लगा होगा, इस तरह देखिए। अब यहाँ पे ये देखिए मूवमेंट इस तरह से है, इस तरह से। अब ये आप देखिए तो ये लाइन और ये लाइन, अगर आप इन लाइंस का बिल्कुल इक्वल देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, एक जैसे चल रहे हैं। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया तो निकाल दिया। यहाँ भी देखिए प्राइस पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ये देखिए पहले ये इक्वल किया, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये इक्वल किया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, अब ये बैंड के साथ चलने की शुरुआत कर दिया। तो जब भी इसके पहले ही कंसोलिडेशन देखिए, तो जब भी प्राइस अप साइड या डाउन साइड ट्रेड करेगा उसके पहले कंसोलिडेशन, आप इस चीज को किसी भी स्टॉक में देखेंगे इसी तरह दिखेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप में जितने, देखिए मैं बैक टेस्ट करता नहीं हूं, आप लोग खूब अभी जाके बैक टेस्ट कीजिएगा स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स में, जहां भी आपको 8-8, 10-10, 12-12, 20-20% का इंट्राडे रैली मिलता होगा ना, इससे छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, इसको छोड़कर निकल जाए। एक बार यहां से बाइंग उठाएगा, इसी तरह चलेगा बॉलिंजर बैंड पे, अप साइड चलेगा, ये लोअर साइड है वो अप साइड चल रहा होगा और इंट्राडे मूवमेंट आप कैच कर पाएंगे। एसएल एक बार अपर लाइन के ऊपर क्लोज कर गया तो समझ लीजिए बहुत तेज प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है, एक बार लोअर लाइन के नीचे कर गया तो बहुत तेज डाउन साइड करता है। उसके लिए जरूरी क्या है? प्रीवियस प्राइस एक्शन। प्रीवियस प्राइस एक्शन में क्या जरूरी है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसा? कि भाव बहुत छोटा हो गया हो, धीमा हो गया हो प्राइस एक्शन, ना तो बहुत तेज ऊपर जा रहा हो ना नीचे, कहीं ना कहीं आके ठहराव जैसा दिखता हो, उसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो बहुत ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।